हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संतोष मेहर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग क्या है और ये कैसे काम करता है दोस्तों। क्या दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की तरफ। क्या क्या अपने को इस वीडियो में कवर करना है। सबसे पहले तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग संविधान के पार्ट 14 में उल्लेखित है। इसकी स्थापना देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी दोस्तों, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है दोस्तों, जो भारत की राजधानी भी है। इसकी संरचना देख लेते हैं दोस्तों। संरचना दोस्तों, इसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। क्या दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल है दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है दोस्तों। क्या दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 315 आर्टिकल 315 के तहत संवैधानिक संस्था संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो इसकी आयु होती है दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और इसके वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी जी, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर रोज बारकर। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य: संघ की सेवाओं की नियुक्ति के लिए विभिन्न परीक्षाएं आयोजित कराना। क्या दोस्तों, संघ की सेवाओं की नियुक्ति के लिए विभिन्न परीक्षाओं को आयोजित कराना। साक्षात्कार के माध्यम से चयन सीधे भर्ती से करवाना। पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, अंतरण के माध्यम से विभाग के अधिकारी की नियुक्ति करना। यहाँ से कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। क्या दोस्तों, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष जिनका नाम था रोज मिलियन बैथ्यू। क्या नाम था उनका? रोज मिलियन बैथ्यू, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवा का जनक कहा जाता है दोस्तों, सरदार पटेल को, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। क्या दोस्तों, सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा भारत में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी दोस्तों। कहाँ पर? पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। नई अखिल भारतीय सेवा प्रारंभ करने का सृजन राज्यसभा कर सकती है दोस्तों। जैसे कि कोई भी सिविल सेवा देश में आरंभ करनी है तो सबसे पहले वो राज्यसभा में जाएगा दोस्तों। राज्यसभा वो उस काम को कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा सृजन करने की पहल राज्यसभा के द्वारा की जा सकती है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस। अब चलेंगे अपन संघ लोक सेवा आयोग की तरफ। कवर कर रहे हैं अपन, इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कैसे और कब स्टार्ट हुआ। तो भारत शासन अधिनियम 1919, कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1926 में, कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग के नाम से स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर, कौन सा कमीशन दोस्तों? ली कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एपीएससी का प्रावधान किया गया था।
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अनुच्छेद 315 आर्टिकल 315 के अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और इसे संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। कब दोस्तों इसको? 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अनुच्छेद 315 के अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसे संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। इसका परिचय देख लेते हैं अब। संघ लोक सेवा आयोग भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है जिसे के द्वारा अखिल भारतीय सेवा सहित अन्य केंद्रीय सेवाओं की भर्ती की जाती है। संघ लोक सेवा एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में दोस्तों। कौन सा? संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति और कार्यकाल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख नहीं है, परंतु ये आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव प्राप्त हो। संविधान में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का कोई भी उल्लेख नहीं है, परंतु ये आवश्यक कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य जैसे अध्यक्ष और सदस्य उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष ही रहेगा और इसमें 11 सदस्य रहेंगे, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। जैसे किसी भी व्यक्ति ने अगर एक बार अध्यक्ष का पद ले लिया तो वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर रमेश सोनी जी को नियुक्त किया गया। इन्होंने अपना कार्यकाल 5 मई 2022 को संभाला था। अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल अर्थक्वेक इनकी प्रमुख पुस्तक है। इनकी पुस्तक याद कर लीजिए दोस्तों, कौन सी है? मनोज सोनी की अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल अर्थक्वेक इनकी पुस्तक का नाम है, जो एक फेमस पुस्तक है दोस्तों। अब संरचना में चलते हैं। यहाँ पे एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य, जिसमें वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य। ठीक है दोस्तों। वर्तमान यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है। क्या संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है? ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा गया है। सामान्यतः अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं। एग्जाम का हेल्प पे कुछ पढ़ लेते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जो पूर्व में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिससे पहले जो अपने थे प्रदीप कुमार जोशी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो अपने थे 32 नंबर के। इनकी वेतन और शर्तें जान लेते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करता है। राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर बन करता है, वो 9 भी सदस्य रख सकता है, 11 भी रख सकता है। यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का अलाभकारी संशोधन नहीं किया जाएगा। आयोग के सदस्यों या कर्मचारी के वेतन भत्ते और पेंशन सहित यूपीएससी का खर्च भारत की संचित निधि से दिया जाता है। जो आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन और पेंशन सहित यूपीएससी का खर्च भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 2.5 लाख रुपए और सदस्यों को 2,25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। त्यागपत्र एवं पद निष्कासन। क्या दोस्तों? त्यागपत्र और पद निष्कासन। संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपना इस्तीफा दे सकता है दोस्तों। जैसे कि संघ लोक सेवा का अध्यक्ष और कोई भी सदस्य जो राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपना इस्तीफा दे सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा।
संघ लोक सेवा के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को राष्ट्रपति के आदेश के बिना नहीं हटाया जाएगा। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वहाँ दिवालिया घोषित हो गया हो, कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न हो, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के योग्य नहीं हो। जैसे दिवालिया घोषित होगा, बैंकरप्ट, कर्तव्यों के बाहर और भी कोई लाभ ले रहा है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक रूप से दुर्बलता के कारण उन्हें हटा सकता है। चलते अपन रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन की तरफ। अब चलते हैं रिपोर्ट और प्रतिवेदन की तरफ। यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा दिए गए कार्यों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जैसे कि यूपीएससी एक संस्था है जो एक रिपोर्ट तैयार करती है, जो राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट होती है जो प्रस्तुत करती है। जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई हो, उन मामलों के संदर्भ में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। देखिए, यूपीएससी के सदस्यों, उन्होंने कोई भी रिपोर्ट दी, उसमें कोई भी सुझाव दी है, तो राष्ट्रपति अगर उन्हें स्वीकार नहीं करेगा तो उन्हें एक ज्ञापन देना पड़ेगा राष्ट्रपति जी को, हम इस कारण से ये सुझाव नहीं ले रहे हैं। राष्ट्रपति यूपीएससी द्वारा प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाता है। राष्ट्रपति को यूपीएससी द्वारा जो प्रतिवेदन दिया जाता है उसको संसद के पटल पर रखवाता है। तो संचित निधि, जिस तरह आम नागरिक अपने पैसे कहीं रखता है, उसी तरह सरकार भी अपने पैसे किसी खास जगह रखता है, उसे ही संचित निधि कहते हैं। जैसे कि अपन अपने पैसे बैंक, एफडी, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, उसे सरकार भी अपने पैसे किसी खास जगह रखती है, उसे संचित निधि कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 2661 कौन सा दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद 266 फर्स्ट भारत के लिए और भारत के राज्यों के लिए संचित निधि की व्यवस्था करता है। कौन सा? 266 फर्स्ट ए, 266 फर्स्ट भारत और भारत के राज्यों के लिए संचित निधि की व्यवस्था करता है। कोई भी धन इसमें बिना संसद की अनुमति से निकाला या जमा नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का फंड संसद की बिना अनुमति के ना तो निकाल सकते, ना ही जमा कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य अनुच्छेद 320 में दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य अनुच्छेद 320, संघ की सेवाओं की नियुक्ति के लिए विभिन्न परीक्षाएं आयोजित कराना, साक्षात्कार के माध्यम से चयन सीधे भर्ती से कराना, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और अंतरण के माध्यम से विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति करना, सरकार के तहत विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भर्ती नियमों का गठन करना, विभिन्न सिविल सेवा से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों पर नियम बनाना, यूपीएससी से संबंधित किसी भी मामले के बारे में सीधे राष्ट्रपति द्वारा सरकार को सिफारिश करना। यूपीएससी की प्रमुख जो परीक्षाएं होती है, जो कौन कौन सी परीक्षाएं करवाता है? सिविल सेवा परीक्षा करवाता है, भारतीय वन सेवा परीक्षा करवाता है, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा करवाता है, संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा करवाता है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी करवाता है, एनडीए नौसेना अकादमी का परीक्षा, संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, संयुक्त भौगोलिक और भूवैज्ञानिक परीक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा। इन परीक्षाओं को यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अपन चलते हैं अब अखिल भारतीय सेवाओं की तरफ। क्या दोस्तों? अखिल भारतीय सेवाओं की तरफ। जैसे कि आईएएस होता है, इसमें आईपीएस होता है और आईएफएस होता है। सबसे पहले चलेंगे आईएएस की तरफ। ये एक केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। इसका प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी उत्तराखंड में दिया जाता है, जिसे लबासना भी कहा जाता है। चयनित अभ्यर्थी राज्य और केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं देते हैं। नियुक्ति के पश्चात इन्हें अनुविभागीय मंडल और जिले में नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति के बाद इन्हें राज्य के विभिन्न सचिव और केंद्रों में कैबिनेट सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रशासनिक प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। अक्टूबर 2022 में 23वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर बकुल ढोलकिया को प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यूपीएससी सर्विस के क्षेत्र में खासकर। चलते आईपीएस। ये एक केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। आईपीएस किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के अधीन। क्या? जो आईएएस है केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है और आईपीएस आता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन।
इसका प्रशिक्षण सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी हैदराबाद तेलंगाना में दिया जाता है। चयनित अभ्यर्थी को जिला पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति के बाद पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक और महानिदेशक के रूप में नियुक्त दी जा सकती है। अब चलेंगे अपन IFS। ये सेवाएं भारतीय वन मंत्रालय के अधीन है। भारतीय वन सेवा का सृजन भारतीय संसद द्वारा 1966 में किया गया था दोस्तों। भारतीय वन सेवा का सृजन कब किया गया था? तो 1966 में किया गया था। इसका प्रशिक्षण संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून उत्तराखंड में दिया जाता है। चयनित अभ्यर्थी को प्रारंभिक पद के रूप में सहायक वन संरक्षण के रूप में नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति के बाद इन्हें वन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। कोठारी समिति 1976 ने इस समिति ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को 3 महत्वपूर्ण चरणों प्री मीन्स और इंटरव्यू में सिफारिश करने की सिफारिश की थी। कोठारी समिति ने प्री मीन्स और इंटरव्यू। अब प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र देख लेते हैं। सबसे पहले अब प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी उत्तराखंड में, सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद तेलंगाना में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून उत्तराखंड में है, RCPV नरहुआ प्रशासनिक अकादमी भोपाल में जो MPPSC की ट्रेनिंग करवाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास परिषद संस्था कहाँ पे? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रशिक्षण संस्थान पटियाला में है, केंद्रीय भाषा मैसूर में है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। आप ज़्यादातर लोग समझते हैं दार्जिलिंग उत्तराखंड में है। तो राष्ट्रीय राजस्व प्रशिक्षण समूह अकादमी नागपुर में। दार्जिलिंग कहाँ पर है? नागपुर में। अब चलते संविधान में वर्णित यूपीएससी से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग 315 में, आर्टिकल 315 से 323। 315 में संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी। अनुच्छेद 328 आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों एवं सदस्यता समाप्ति पर पद पर बने रहने पर रोक। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। ये 320 इंपोर्टेंट दोस्तों, इसमें बताया गया लोक सेवा क्या क्या काम करेगा। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का खर्च। अनुच्छेद 323 प्रतिवेदन। अब यहाँ पे चलते हैं, अध्यक्षों की सूची देख लेते हैं। सबसे पहले अध्यक्षों की सूची में खासकर अपने को इंपॉर्टेंट नाम याद रख लीजिए उनके, जैसे कि एग्जाम में ज़्यादा था यही क्वेश्चन पूछेगा कौन अध्यक्ष नहीं रहा है को या कौन रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, अपने पहले अध्यक्ष थे सर रोज बारकर, जो 1926 में ली कमीशन के आयोग पर बने थे, जो 1932 तक थे। जिसके बाद में सर डेविड पेट्री, इसके बाद में सर आर्यन ए गॉर्डन, सर AFW रॉबर्टसन, श्री HK कृपलानी जो भारतीय थे, फर्स्ट भारतीय अध्यक्ष यूपीएससी के HK कृपलानी, श्री RN बनर्जी, श्री N गोविंदराजन, श्री VS हेजमाड़ी, श्री VS झा, श्री KR दामले, श्री RCS सरकार, डॉक्टर AR किदवई, डॉक्टर ML माशरे, डॉक्टर HKL कपूर, JP गुप्ता। इसके बाद में पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती RM बेथ्यू, रोज मिलियन बेथ्यू, JS चटवाल, JM कुरैशी, सुरेंद्र नाथ, PC होता, श्री माता प्रसाद, डॉक्टर SR हाशिम, गुरबचन जगत, सुबीर दत्ता, प्रोफेसर DP अग्रवाल, श्रीमती रजनी राजदान, दीपक गुप्ता, श्रीमती अलका सिरोही, प्रोफेसर डेविड R सिमली, विनय मित्तल, अरविंद सक्सेना, इसके बाद में डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके, डॉक्टर मनोज सोनी जो वर्तमान में अध्यक्ष है। कार्यवाहक अध्यक्ष अनुच्छेद
316 फर्स्ट का के तहत राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 316 फर्स्ट का के तहत राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। कार्यवाही अध्यक्ष के लिए शर्तें: जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थित या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा है। कार्यवाही अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक कि अध्यक्ष पुनः अपना कार्य नहीं संभाल लेता, अध्यक्ष फिर से नियुक्त ना हो चाहे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले यूपीएससी की प्रथम अध्यक्ष सर रोज बारकर, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष एच.के. कृपलानी भारती, यूपीएससी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष प्रथम भारतीय अध्यक्ष एच.के. कृपलानी, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू। अनुच्छेद 311 कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 311 311 भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को पद से हटाने या घटाने के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 311 क्या दोस्तों? भारत सरकार के अधीन कार्यरत किसी भी व्यक्ति को हटाने या पद घटाने के बारे में वर्णित करता है। हटाने और पद घटाने के बारे में वर्णित करता है। ये सिविल सेवकों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। ये सिविल सेवकों के खिलाफ दायर आरोपों का जवाब देने का मौका होता है। जिसके बाद में आर्टिकल 311 सब क्लॉज फर्स्ट, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो भारत सरकार या संघ या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य, उसे केवल उस प्राधिकारी द्वारा हटाया जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया है। अनुच्छेद 311 फर्स्ट में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार में सेवा कर रहा है तो उसे उसी प्राधिकारी द्वारा हटाया जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया है। तो आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2, उस व्यक्ति को उसके खिलाफ दर्ज आरोपों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, उसे अपने तर्क के पक्ष में स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा। जैसे किसी भी व्यक्ति पर अगर आरोप तय होते हैं तो उसे उसको सूचित किया जाएगा ये आरोप है, फिर उसको भी अपने तर्क को स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जाएगा। संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ली आयोग की सी परिसर प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग ईपीएससी कर दिया गया था, एपीएससी कर दिया गया था। भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों अनुच्छेद 315 के तहत 26 जनवरी 1950 को यूपीएससी की स्थापना की गई थी। 1950 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा 1972 इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। 1942 से यह पहले परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी। यहाँ पे चलते हैं अपन आकस्मिक निधि, पहले थोड़ा ऊपर से थोड़ा और ये देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, अपन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसका संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 315 में, इसका संवैधानिक प्रावधान भी अनुच्छेद 315 में। इसका संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है। इसमें एक अध्यक्ष, कुछ अन्य सदस्य होते हैं। इसमें अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य हैं और एमपीपीएससी में एक अध्यक्ष 3 अन्य सदस्य हैं। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एमपीपीएससी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 5। ठीक है दोस्तों। कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यूपीएससी का और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, इसके अध्यक्ष को शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्य कार्यकारी केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा को आयोजन करना, राज्य सेवाओं की परीक्षाओं का आयोजन करना। हटाने का अधिकार इसके पास राष्ट्रपति को है और हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी राष्ट्रपति हटा सकता है। इसके प्रथम अध्यक्ष यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर रोज बारकर थे, तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष एच.के. कृपलानी थे और मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रथम अध्यक्ष डी.बी. रेगे थे। वर्तमान में अध्यक्ष यूपीएससी के डॉक्टर मनोज सोनी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश लाल मेहरा है। आकस्मिक निधि
इमरजेंसी फंड। अनुच्छेद 267 सब क्लॉज फर्स्ट के तहत भारत की आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 267 सब क्लॉज 2 के तहत भारत के राज्यों के लिए आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है। यह भारतीय परिस्थितियों के लिए होता है। ये जल्दी पैसों की जरूरत यानी संसद में इसके लिए मतदान होने तक रुकने का वक्त ना हो, ऐसी स्थिति में कार्यपालिका इसमें शीघ्र धन निकाल सकती है। आकस्मिक निधि जैसे कि अपना जो फंड है संचित निधि, संचित निधि में बिना संसद के ना तो पैसे निकाल सकते हैं ना पैसे उसमें डाल सकते हैं। तो इसमें आकस्मिक निधि बनी गई है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो आर्टिकल 267 और 267(2) के तहत इसमें बिना परमिशन के अपन इसमें निकाल सकते हैं। फिर इसकी जानकारी बाद में दे सकते हैं अपन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।